डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हल करके समझा रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से समझाया था कि आपके दिमाग में फिट हो गया है। और आज मैं कुछ इसी तरह से इस प्रश्न को भी एकदम बारीकी से और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए समझाऊंगा, और यानी कि बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले की वीडियो में यानी पहले प्रश्न में बात किया जाए तो मैंने उस प्रश्न में को समझाते हुए बेसिक बातों को भी कवर किया था। उस प्रश्न में हमने एचसीएफ, एलसीएम और उसको वास्तव में क्या होता है मैंने उसको भी समझाया था। और आज मैं कुछ इसी प्रकार से इस प्रश्न को समझाऊंगा। देखो, आज का हमारा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू क्या है तो कोई एक पूर्णांक है। प्रश्न देख रहे हो क्या है? प्रश्न है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो ये तीनों एक साथ है, हम तीनों को अलग अलग सबसे पहले समझेंगे। धनात्मक, विषम और उसके बाद पूर्णांक, इन तीनों को सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं कि धनात्मक मतलब क्या होता है। तो देखो, हम जब संख्या रेखा पढ़ते थे, संख्या रेखा पर कोई संख्या दर्शाते थे तो बीच में जीरो और इधर जो भी रहता था धनात्मक रहता था, और इधर जो भी रहता था वो ऋणात्मक रहता था। यानी कि संख्या या तो धनात्मक होती थी या तो ऋणात्मक होता था। इधर हम लिखते थे +1 +2, देखो प्लस छिप जाता है, प्लस दिखाना जरूरी नहीं हो, लेकिन यही जब लिखेंगे ऋणात्मक लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह देना अनिवार्य हो जाता है। -2, इसी प्रकार से -3, यानी कि इधर में जो भी रहता है धनात्मक होता है और इधर में जो भी बढ़ता है वो ऋणात्मक होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या है। उसमें से हमें किसकी जरूरत थी? धनात्मक की। धनात्मक आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं विषम पूर्णांक यानी विषम का। तो देखो, सम संख्या और विषम संख्या, सबसे पहले हम सम संख्या समझ लेते हैं, उसके बाद हम विषम संख्या समझेंगे। और यहाँ पर हमारा विषम संख्या ही है, तो यहाँ सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या। तो देखो ना, ये भी बहुत आसान सा, ये भी कोई हार्ड नहीं है समझना। सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से विभाज्य हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, 1, 3, 5, 7 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। देखो ना, सम संख्या में खास बात और होती है कि इसमें 2 का गुणनखंड होता है। देखो, अब इसको तोड़ेंगे हम 2 को तो 2 × 1 मिलेगा, 4 को तोड़े तो 2 × 2 मिलेगा, 6 को तोड़े तो 2 × 3 मिलेगा। हम क्या पा रहे हैं कि जो भी सम संख्याएं होती है उसमें 2 का अभाज्य गुणनखंड होता है। देखो, इसको हम क्यों समझा रहे हैं, इसका भी आगे जरूरत है, इसी कारण हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है। और विषम संख्या का तो रहने दो, नहीं रहने दो, इसमें 2 का कोई जब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 नहीं आएगा। ठीक है। तो हमने सम संख्या क्या समझा? सम संख्या समझा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसको सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। ठीक है। और साथ में सम संख्या के लिए मैंने एक बात और याद करने के लिए क्या कहा कि जो भी संख्या सम संख्या रहेगी उसमें में 2 एक अभाज्य गुणनखंड में 2 जरूर आएगा। और इसका मतलब कि आगे चल के इसका जरूरत है, इस कारण ही मैं इसे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या समझा? धनात्मक किसे कहते हैं वो समझ गए, विषम सम विषम में विषम संख्या को समझ गए, साथ में पूर्णांक समझेंगे। तो देखो ना, संख्या रेखा पर जो भी तुम दर्शा रहे हो 1, 2, 3, 4, और इधर में माइनस में यानी धनात्मक प्लस में ऋणात्मक का साथ में जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक कहने का मतलब कोई भी संख्या पूरे पूरे, और 1 या 2 जो भी है पूरे पूरे रहना चाहिए। अब दशमलव के बाद जो भी रहेगा 3, 5 या समथिंग, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं रहेगा। या बटा में रहे जैसे 5/7, इसको भी हल करेंगे तब पूर्ण संख्या नहीं आएगा। जब पूर्ण आ जाए, पूरे पूरे कोई संख्या रहे, उसी को हम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है। देखो ना, इसमें क्यू से पूर्णांक को दर्शाया गया है, यहाँ बोल भी दिया है कि जहाँ क्यू कोई किया है तो एक पूर्णांक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो प्रमेय है उसको समझ लेते हैं, वो क्या है। देखो, हम करते क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक धनात्मक संख्या, विषम संख्या या संख्या मान लेते हैं, विषम संख्या रहने दो ना, हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, जिसको हम b से भाग देते हैं, यानी b हमारा भाजक है। तो भागफल क्या प्राप्त होगा? भागफल हमारा यहाँ पर q प्राप्त होगा। ठीक। और शेषफल r प्राप्त हो जाता है। शेषफल को r से सूचित कर रहे हैं और उसके बाद भागफल को q से सूचित कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ जो रहता है उसको हम भाज्य कहते हैं, ये हमारा भाजक कहलाता है, और यहाँ भागफल कहलाता है। ये मैंने अभी ही समझा बताया।
और नीचे जो क्या है, ये शेषफल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो तुम बचपन से ही सीखते आ रहे हो, फॉर्मूला सीखते आ रहे हो कि जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। कहने का मतलब ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो बी क्यू, बी भाजक हो गया, क्यू भागफल हो गया, प्लस आर, यानी कि बी क्यू प्लस आर हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, इसका उपयोग इसमें है। ठीक, और क्या समझने लायक है, अब देखो यहाँ एक चीज और समझ में यहाँ पर है। देखो जब भी रिलेशन होता ना है आर और बी में, आर जो है, आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। आर क्या है, बी से छोटा रहेगा। कैसे छोटा रहेगा, एक उदाहरण लेते हैं। 13 को हम यदि 5 से भाग देते हैं तो 2 बार में 10 लग जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो हम यहाँ पा रहे, क्या पा रहे हैं कि जो शेषफल है यह भाजक से कम है ना। यहाँ पर भाजक है, यहाँ जो लिखा हुआ है शेषफल है, तो शेषफल जो है भाजक से कम हमेशा रहेगा। और नहीं तो जैसे ही बराबर या बड़ा होगा तो एक बार में लग ना जाएगा, जैसे 3 के बजाय यहाँ पर 5 हो जाए, तो 5 जो है एक बार में लग जाएगा, चाहे 6 भी हो एक बार में लग जाएगा। तो जब भी रहेगा शेषफल भाजक से कम रहेगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। साथ में और ये किसके बराबर चाहे उससे बड़ा रहेगा, तो देखो यहाँ क्या क्या रह सकता है, 5 से छोटा रहेगा, यानी 20 बी जो है उससे छोटा रहेगा। कितना तक छोटा रह सकता है, तो देखो यहाँ 0 रह सकता है, शेषफल बचे ही ना, कटम कुटम आ जाए, चाहे 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह। कहने का मतलब है कि 0 के बराबर रहेगा और नहीं तो 0 से बड़ा रहेगा। जो शेषफल है वो 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो 0 से बड़ा रहेगा। साथ में जो भाजक b है उससे छोटा रहेगा। ये भी बात आपको समझ के रखना है। इन सब बातों का हम उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करते हुए। देखो इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक, तो देखो यदि हम तुलना करें 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 को यदि तुलना करें तो तुम देख रहे हो कि बी यानी भाजक की जगह, यानी बी की जगह क्या है, तो बी की जगह हमारा 6 है। ठीक है, इतना। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। ठीक है ना, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये बराबर हमारा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, इतना बात हमने लिख दिया। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ए बराबर, साथ में एक चीज और क्या शर्त बताया था हमने, यहाँ पे शर्त समझाया कि शर्त भी साथ में लिख देना है कि जो आर है वह 0 के बराबर और आर से छोटा है, और 20 जो आर है बी से छोटा है। फिर से देखो यहाँ समझना है, बी जो है आर से बड़ा रहेगा और आर जो है 0 से बराबर और बड़ा रहेगा। ठीक है, ये शर्त लिख देना है। अब देखो बी की जगह हमने क्या लिखा है, बी की जगह 6, तो जहां जहां बी दिख रहा है वहां हम 6 भर देते हैं, यानी कि 6³ + आर और यहाँ पर ब्रैकेट में 0, ठीक, बड़ा और बराबर आर, और फिर यहाँ बी की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, देखो ना, अब समझो यहाँ बात। तो यहाँ पर जो भी शर्त लिखा तो तुम आर बराबर क्या क्या लिख सकते हो, आर बराबर लिख सकते हो, देखो 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 और 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लिख सकते हैं ना। और इसको तुम समीकरण 1 लिख दो कि यह हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से करना क्या है, देखो आर बराबर हमें लिखें कि आर बराबर 0, चाहे से लिखो समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर। ठीक, अब जब आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर देखो 6³ + आर दिया हुआ है, और हम 6³ + आर की जगह यदि 0 हम भर दे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 6³ प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज और समझना है, देखो यहाँ पर मैंने बताया 6 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने
3 क्यू और सम, ये हमारा सम संख्या है। मैंने पहले ही समझाया था कि सम संख्या विषम संख्या को जब परिभाषित कर रहे थे तो वहां पर मैंने बोला कि 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, सम संख्या है, ठीक। लेकिन जब इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमको 2 मिलेगा। 4 को भी करें तो 2 भाज्य गुणनखंड मिलेगा। 6 को भी यदि भाज्य गुणनखंड करें तो इसमें हमको 2 मिलेगा, ठीक है। मैंने समझाया था। तो यहाँ क्या क्लियर हो रहा है, यह क्लियर हो रहा है कि जो 6 क्यू जो है ये हमारा सम संख्या है। देखो ना, ऐसे लिखो ना है तो डायरेक्ट लिखो कि हमारा 6 क्यू जो है सम संख्या है, या इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। देखो रुको समझाता हूँ। सम संख्या 6 क्यू, 6 क्या है, सम संख्या है, ठीक। और 6 में तुम किसी से भी गुना करोगे, क्यू क्या है, क्यू पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो तुम किसी से भी गुना करो 6 में, 1 से, 2 से या 3 से, जब भी गुना करोगे तो तुमको एक हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगा, ठीक है। समझ रहे बात को। हम लोग गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सम संख्या ही मिल रहा है। यानी कि जब एक सम संख्या में किसी पूर्णांक से गुना किया जाता है तो हमको सम संख्या ही मिलता है, ठीक है। यानी पहला जब r बराबर 0 भरा तो हमको सम संख्या मिला। ये हमारा समीकरण, इसको 2 कर दो, ठीक। फिर लिखोगे समीकरण 1 में ही r बराबर 1 रखने पर तो देखो a बराबर 6 क्यू प्लस r है और 6 क्यू प्लस r की जगह क्या भरना है, 1 भरना है। तो देखो मैंने ये समझाया कि सम संख्या है, सम संख्या, और ये क्या है, ये हमारा विषम संख्या है। देखो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमको क्या हमेशा मिलेगा, हमको हमेशा विषम संख्या मिलता है, ठीक है। इसको समीकरण 3 कर दो। इसको फिर से समझाएं। जैसे कि हम उदाहरण तौर पर एक सम संख्या ले लेते हैं, कितना ले, 8 ले लेते हैं, और इसमें हम एक विषम संख्या जोड़ते हैं। जैसे कि विषम संख्या 5 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, 8 5 13। यानी हम क्या समझ रहे हैं कि हम जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या ही मिलता है, ठीक है। हम लोगों ने समीकरण 2 और समीकरण 3 यानी कि r बराबर 0 और r बराबर 1 रख के देख लिया। अब 2, 3, 4 और 5 इसी प्रकार से भरेंगे हम। 1 में r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर हमारा 6 क्यू प्लस r है और 6 क्यू प्लस r के जगह 2 भर देंगे। तो देखो यहाँ भी हमारा सम संख्या है और 2 भी हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही चेक कर लो। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक। फिर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6 क्यू प्लस r, ठीक। अब की क्या लिखना है, तो 6 क्यू प्लस r की जगह 3 भर देंगे, ठीक है। तो a हमारा सम संख्या हो जाएगा और ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या ही मिलता है। ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा। फिर से समीकरण 1 में r बराबर 4 रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस r, 6 क्यू प्लस r की जगह 4 भरेंगे। तो देखो सम संख्या में सम संख्या जोड़ें तो क्या मिल जाएगा, सम संख्या ही मिल जाएगा। ये समीकरण 6 हो गया। फिर से समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6 क्यू प्लस r, यानी कि 6 क्यू प्लस r के बदले 5। देखो सम में जब विषम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विषम संख्या मिल जाएगा। ये हमारा समीकरण 7 हो गया, ठीक है। अब बस बाकी कुछ नहीं रहा, अब लिखना केवल इतना ही रहा कि समीकरण देखो कौन कौन में विषम संख्या है, तो समीकरण 3, समीकरण 5 और 7 से सिद्ध होता है, सिद्ध
होता है कि कोई भी धनात्मक, ये देखिए लिख देना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं फिर से इस वीडियो को समझाकर अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो, वीडियो को शेयर तो नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना जरूर कर देना, यदि हो सके तो शेयर भी कर देना। मैं इसके अगले वीडियो में तीसरा प्रश्न हल करूंगा, और उस वीडियो का, प्रत्येक वीडियो का लिंक मैं कहाँ डालते जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैंने बनाया है और उसका लिंक डालते गया हूँ। स्क्रीन पर भी वीडियो आ रहा होगा इस अगला प्रश्न का, आप यहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।